रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बाकी लोगों को जिनको आवाज़ नहीं आ रही उनको रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल डिवाइसेस के अंदर पैकिंग देख लें दोबारा जिनका रह गया था, और क्लियरिंग एग्रीमेंट दोबारा से देख लें। और ये ऑनलाइन के जितने झगड़े हैं ना, जी सर, अब आवाज सही आ रही है। चलो एक्सचेंज पैकिंग को देख लें दोबारा जिनका रह गया था। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। एक्सचेंज पैकिंग हमारे पास डॉलर की फिक्सेशन को कहते हैं कि कभी कभार डॉलर बड़ी तेजी से ऊपर नीचे जा रहा होता है, तो उसको गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या करती है, फिक्स कर देती है। मिसाल के तौर पर अभी डॉलर 152 पे चल रहा है और आगे जाके देखें तो 167 इसके दरम्यान में घूमा है। अगर गवर्नमेंट इसको चाहे तो 155 पे फिक्स करती है, इसको पैकिंग कह सकते हैं। अब उसमें होता क्या है कि अगर 155 पे फिक्स कर दिया तो इस पे जो डिमांड की फोर्सेस होती हैं, यानी कि इंपोर्ट जो होती है, वो इस पे पुश करेगी इसको, यानी कि इंपोर्ट इसे पुश करेगी कि तुम और ऊपर चले जाओ। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट इसको फिक्स कर चुकी है तो ये ऊपर जा नहीं पाएगा। और कभी कभार एक्सपोर्ट अगर इसे पुश करेगी, यानी यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी पुश कर सकती है कि तुम जो है ना वो नीचे चले आओ, यानी 152 या फिर इससे नीचे 150 पे आ जाओ, तब भी ये नहीं आ सकता क्योंकि गवर्नमेंट इसे क्या कर चुकी है, फिक्स कर चुकी है। तो इसीलिए इन्होंने लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, इट इज हाउएवर एन आर्टिफिशियल एंड शॉर्ट टर्म रेमेडी। रेमेडी का मतलब यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है रेमेडी, इसका मतलब है हमारे पास कि ये थोड़े से टाइम के लिए ना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन लंबे टाइम के लिए ये जाकर आपके लिए नुकसानदेह ही होगा। क्लियरिंग एग्रीमेंट में ये होता है कि गवर्नमेंट के साथ आप एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मेरी इस वक्त ये शिपमेंट आ रही है, इस वक्त मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इस वक्त मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ये सारी बातें आप गवर्नमेंट को एडवांस में ही बता देते हैं, पहले से ही क्लियर कर देते हैं। जब आप पहले से ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को क्लियर कर देते हैं तो गवर्नमेंट के पास एक ब्रॉड पिक्चर होती है कि किस वक्त कितनी इंपोर्ट होनी है और किस वक्त कितनी एक्सपोर्ट होनी है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो एक्सचेंज कंट्रोल को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल सकती है। इसको क्लियरिंग एग्रीमेंट हम कहते हैं। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ये है कि हमारे पास मैं ये कह रहा था कि अभी आपके पास जब से कोविड आया है, तो कोविड के आने के बाद हमारे पास बहुत बार ऐसा हुआ है कि इमरान खान साहब आए थे टीवी के ऊपर, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग जो है ना वो अपने कर्जे नहीं दे सकते। लेकिन इसको एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम है हमारे पास डेब्ट सर्विसिंग। डेब्ट सर्विसिंग का मतलब हमारे पास ये होता है कि आपके जो फॉरेन लोन्स हैं वो आपने लौटाने, ठीक है। अब कोविड के बाद हुआ क्या कि आपके पास कर्जे देने के लिए पैसे तो थे नहीं, बिजनेस ठप हो गए थे, एक्सपोर्ट्स बंद हो गई थी आपके पास, तो आपके जो बैरूनी कर्जे थे, जो डेब्ट सर्विसिंग थी आपकी, वो मुमकिन नहीं हो सकती थी। तो इमरान खान जब टीवी पे आए इन्होंने पूरी दुनिया से बोला कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, तो आप इसको क्या करें, थोड़ा सा टाइम दें, और ताकि ये जो पाकिस्तान के कर्जे हैं ना ये निपट जाए हमारे पास, क्योंकि तमाम लोगों को पता है कि कोविड की सिचुएशन में बिजनेस चल नहीं रहा। तो आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने और दूसरे इदारों ने और दूसरे मुल्कों ने जिन जिन से इन्होंने कर्जे लेके रखे हैं, सब ने उठा के इनको टाइम पीरियड दे दिया। तो अगर आप इसके अंदर देखें तो एक चीज डॉलर की नीचे जाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे पास जो देख रहे हैं डॉलर नीचे जा रहा है, तो उसके अंदर फॉरेन लोन्स का ना पे होना भी है, डेफर हो गए। इसके लिए अकाउंटिंग के अंदर भी एक वर्ड यूज होता है, हम लोग इसके लिए वर्ड यूज करते हैं डेफर का। डेफर का मतलब है हमारे पास टाल देना, ठीक है। टाल दिया आपने लोन को, टाल ये टलता है, यानी टलने का मतलब होता है कि ये कैंसिल नहीं हुआ। एक वर्ड है कैंसिल, एक वर्ड है डेफर होना, दोनों में फर्क है। कैंसिल का मतलब है खत्म हो गया, डेफर का मतलब है टल गया, अभी नहीं देना तुमने, बाद में देना है, ये डेफर कहलाता है। तो डेब्ट सर्विसिंग अगर डेफर हो जाए तो उसके ऊपर भी एक्सचेंज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यानी अभी तुमने कर्जे नहीं देने तो डेफिनेटली तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारे पास डॉलर जाएगा नहीं, तो तुम्हारा एक्सचेंज कंट्रोल जो होगा, एक्सचेंज रेट जो होगा वो गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी आज की सिचुएशन में अगर कोई जाए ना गूगल पे और जाके गूगल पे लिख दे कि यूएसडी टू पी के आर, और हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं फोरकास्ट का। तो आप अगर देखेंगे ना तो गूगल के ऊपर जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि डॉलर जो है ना वो 142 तक नीचे जाएगा, उसके बाद वो दिखा रहे हैं कि 184 पे जाएगा, कब, 2024 में। अब वो 2024 में अब ये 184 पे क्यों चला जाएगा, उसकी एक वजह जो है वो हमारे पास ये भी है कि 2024 में फॉरेन लोन्स जो कि डेफर हुए हैं वो आपको दोबारा से देने पड़ेंगे, एकदम से करेंसी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, अचानक से हमारा जो रेट है वो ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी कहते हैं।
और अब पढ़ लें इसको। अंडर दिस मेथड डेब्ट सर्विसिंग ऑफ फॉरेन लोन्स इज डिलेड, स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप डेब्ट सर्विसिंग स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आपके पास ही रहती है, कहीं जाती नहीं है। दिस डिले और मोरेटोरियम हेल्प्स कीप अप फॉरेन एक्सचेंज रेट। इट शुड बी बोर्न इन माइंड। बोर्न इन माइंड का मतलब है हमारे पास, तो दिमाग में रखें, ठीक है। इट शुड बी बोर्न इन माइंड दैट द डिप्लीशन इन फॉरेन एक्सचेंज गोल्ड रिजर्व इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ फॉल इन द एक्सचेंज रेट। कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का जाना ही फॉरेन एक्सचेंज के रेट को गिराता है। अच्छा, एक्सचेंज रेट में भी क्या अगर एमसीक्यूज भी आ जाए ना, तो उसके अंदर भी तुम्हें एक बात याद रखना कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता क्या है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब कि डेब्ट सर्विसिंग को आप थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। और इसमें एक और वर्ड भी हमारे पास है, दिस डिले और मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का मतलब होता है स्टिल, रुका हुआ होना, ठीक है। स्टिल का मतलब एक जैसा रेट होना। नेक्स्ट में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 कर लो, इसमें से बस काफी होंगे। नेक्स्ट है तुम्हारे पास ट्रांसफर मोरेटोरियम। दिस मेथड अलाउ अ कंट्री टू पे ऑफ इट्स फॉरेन डेट। इसमें आपकी करेंसी, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने चाइना से इंतहा का कर्जा लिया हुआ है। कल को हम चाइना को बोलें कि यार तुम एक काम करो, डॉलर वॉलर वापस देने के बदले तुम एक काम करो, पाकिस्तानी रुपया वापस ले लो मुझसे। अब चाइना क्या करेगा, वो पाकिस्तानी रुपया आपसे वापस लेगा इक्वलेंट टू डॉलर, जितना भी कर्जा बन रहा है उसका। अब वो बात तो मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी कि करेंसी तो अपनी है, मशीन भी अपनी है, कागज भी अपना ही है, तो छाप के उनको दे दिया आपने। अब उनको आपको छाप के आपको दे दिया, लेकिन चाइना उस करेंसी का करेगा क्या? वो करेंसी चलती तो है नहीं, और चाइना से भी वो कोई क्यों लेगा। और ये बिल्कुल ऐसा हो गया, चाइना के पास अमेरिका आया ट्रेड करने के लिए, उन्होंने बोला हम तुम्हें पाकिस्तानी करेंसी देंगे क्योंकि हमने पाकिस्तान को लोन दिया था और उन्होंने हमें वापस किया, तो हमारे पास बहुत सारी पाकिस्तानी करेंसी हो गई। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो इस चक्कर में होता क्या है कि आपने चाइना को अपनी करेंसी दे दी, चाइना वही करेंसी आपके कंट्री में लेकर आएगा फिर वापस, ठीक है। और फिर उससे जो है ना वो आपको आपके यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, या फिर आपके यहाँ पे एक्सचेंज कर सकता है, या खर्च कर सकता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये भी कोई फ्रूटफुल नहीं रहता। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने चाइना को करेंसी दी, वही करेंसी लेके वो आपके यहाँ पर आ गए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इससे भी कोई खासा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर मोरेटोरियम का, जिसमें आप बैरून मुल्क को अपनी करेंसी दे देते हैं और फिर वही मुल्क आपकी करेंसी कंट्री में आकर उस करेंसी को खर्च करता है। ब्लॉक अकाउंट हमारे पास क्या है, where the foreign debt servicing is carried out in the local currency with the special permission of the government, it refers to as block account। ये भी वही है, छोड़ दें। Exchange equalization fund, it is a short-term method to achieve stability in the exchange rate। The fund allow to allocate some assets which are used to buy foreign exchange when needed in order to keep the exchange rate। इसे भी skip कर दें। Exchange rationing है, ये मार्क कर। तो एक पॉइंट आपके पास ये वाला हो गया, ठीक है, और एक ये वाला हो गया, बाकी सारे ऊपर के ये काट दो, ये वाला भी काट दो, छोड़ दो। सर ब्लॉक अकाउंट और एक्सचेंज वाला कैंसिल करना है ना? हाँ छोड़ दें उसको। बाकी आपको कुल मिला के ना यहाँ पे 5 या 6 पॉइंट करने, क्योंकि ये सवाल ना आपके पास लॉन्ग में आता है, ठीक है। तो आपके पास एक ये हो जाएगा, और एक ये 2 3 4 और 5 5 तो हो गए। एक अगले पेज पे देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्रंच द गवर्नमेंट में बी कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट का मतलब ये जो वर्ड है इसका मतलब है आपके पास रुकावट का, यानी कि कोई हर्डल है, कोई रुकावट। To assume all exchange business in order to save exchange reserve. This method is very risky for economic growth. Business of foreign exchange crunch. Crunch का मतलब क्या है यहाँ पे? Crunch का मतलब ऐसे कोई चुभने वाली चीज होती है। Because of foreign exchange crunch. Crunch का मतलब है यहाँ पे कि अगर आपका foreign exchange का रेट बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है कि वो तमाम के तमाम एक्सचेंज बिजनेसेस जो हैं, ऐसे तमाम कंट्री में जितने भी बिजनेस हैं जो कि करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं या एक्सचेंज के बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनको रोक दें, ठीक है। ताकि मैंने तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें खनानी एंड कालिया का एग्जाम्पल दिया था।
तो वो भी एक्सचेंज ही करता था। तो गवर्नमेंट ने जिस उस टाइम पे डॉलर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि वो सारा का सारा एक्सचेंज जो है ना वो रोक दिया कि भाई कोई भी शख्स जो है ना वो एक्सचेंज का कारोबार करेगा। तो इससे होता क्या है कि नॉर्मली जो लोग होते हैं, आम बंदा जो होता है, वो कभी कभार हमारे पास डायरेक्ट बैंक के पास नहीं आता, वो एक्सचेंज उसके पास चला जाता है। ये जो शॉप वाले होते हैं, देखे होंगे आपने शायद कभी, तो इनके पास चला जाता है और इनके पास जाके जो है ना वो अपने डॉलर वॉलर एक्सचेंज करवा लेता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट इनके ऊपर बैन लगा देती है कि भाई इस तरीके से ना करो, और तुम थोड़ी देर के लिए इन चक्करों में ना पड़ो एक्सचेंज वैक्सचेंज के, और कोई इस बिजनेस में ना करो। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बड़ा रिस्की होता है। रिस्की का मतलब कि अब जितने भी लोग होंगे वो बैंक के पास जाएंगे, और बैंक के पास जाएंगे तो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड उनके पास मेंटेन होगा। आप कभी अगर फॉरेन एक्सचेंज की दुकान पे जाएंगे ना, या अगर आपको कहीं पे दिखेगी, या चले मान लें अगर आप उम्रे उम्रे पे जा रहे हैं, तो आप लोग करते क्या है कि आप अपनी करेंसी को ले जाते हैं इन लोगों के पास। 1 लाख रुपए ले गए, आपने बोला सऊदीया में मुझे 1 लाख रुपए के सऊदी रियाल को कन्वर्ट करके देखा 40 रुपीज़ का है, तो तुमने बोला कि मुझे इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो आप जो है ना वो 1 लाख रुपए कन्वर्ट करवाने के लिए लेके गए। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप बैंक के पास चले जाएं, या आप ये एक्सचेंज बैंक जो इदारे बने हुए होते हैं, जो शॉप बनी हुई होती है, इनके पास चले जाएं। अब ये आपसे क्या करेंगे, डायरेक्ट आपसे पैसे लेंगे, आपका एनआईसी लेंगे, और इनके पास खासा कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो इस तरीके से एक्सचेंज मुमकिन होता है। लेकिन अगर बैंक के पास जाएंगे तो वो वहाँ पे आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो कभी कभार हमारे मुल्क में जो है लोग डर भी रहे होते हैं कि यार अगर बैंक के पास जाएंगे तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा हमारे पास इतना पैसा है, या फिर हम डॉलर ले रहे हैं, या फिर हम डॉलर बेच रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ना इन इदारों पर पाबंदी लगा देती है, ताकि लोग जो है वो स्पेकुलेशन ना कर पाए, खरीद ना पाए, तो वो सिर्फ बैंकों से ताल्लुक रखें या गवर्नमेंट से ताल्लुक रखें। हनानी अंकालिया की एग्जाम्पल दी थी मैंने, तुम्हें बताया था कि उसके पास बेचारे के पास रेट पड़ी थी। खैर बेचारा तो नहीं था वो, तुम्हें आज तुम ऑनलाइन हो तो मैं तुम्हें उसके जरा रेट वाला तस्वीर दिखाऊं। ये आपको दिख रही होगी सीधे आपकी तरफ, ये जो डॉलर की आपको लग रही है ना ये इमारत बनी हुई है पूरी, ये इसके पास से इतने डॉलर निकले थे। तो आप देख के अंदाजा हो रहा होगा, दिखाई दे रही है तस्वीर, ये इतने बड़े इसके ये पास। बेचारा तो खैर नहीं है, क्या? बेचारा तो खैर नहीं है, ये इतने सारे डॉलर है इसके पास। हमारी आवाज नहीं आ रही मुझे दरिया। चलो छोड़े, आप बताएं। खैर इतना बड़ा इनके पास से रिजर्व निकला था। अगर आप डॉलर की या रेल बिल देखें, ये छापा पड़ा था एफआईए का, जो मैं कह रहा था उस दिन स्पेकुलेशन की हेडिंग पढ़ा रहा था, तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि इस तरीके से ना ये एक्सचेंज वाले इस तरीके से मेंटेन करते हैं, छुपा लेते हैं और इस तरीके से उठा के रख लेते हैं ताकि इन फ्यूचर इन्हें सर, मुनाफा हो। जी। जब इतने सारे डॉलर निकले थे तो ये सारे डॉलर गए कहाँ? गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी, उठा के इसको सरकारी खजाने में डाल देगी, और फिर ये इनको मिलेगा नहीं जब तक ये साबित नहीं कर देते कि ये लीगल है। ये सिविल कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एफआईए वाले हैं, ये इनको अरेस्ट हुए थे, और ये मेरे ख्याल से शायद बात है 2000 2000 2000 में किसी साल की बात है ये अरेस्टिंग हुई थी। तो दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेशन, ये हमने उस दिन पढ़ी थी, तो आज मुझे याद आ गई तो मैंने तुम्हें दिखाई। चले वापस आ जाए इसके ऊपर। डॉलर इनके वैसे अपने कब्जे में होते हैं, गवर्नमेंट खुद कब्जे में ले लेगी इनके डॉलर ना, क्योंकि गवर्नमेंट के नज़दीक ये सारी चीज़ें इलीगल होती हैं। और सर, अगर आपकी आपकी कोई आवाज चीज़ कट रही है फिर से। और अगर कोई चीज़ इलीगल पकड़ी जाए तो गवर्नमेंट उसको फिर अपने कब्जे में ले लेती है कि ये आपने गैर कानूनी बनाया है, तो ये आपका है नहीं, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी थी ना ये आप गवर्नमेंट को क्या करें, वापस कर दें। तो गवर्नमेंट वो सारी चीज़ें जो है ना वो फिर वापस ले लेती है। ठीक है जी। चले सर इसके सिर्फ लास्ट। कितनी हेडिंग है, 5 हेडिंग है करने खाली? नहीं यार 6 कर लो, मेरे ख्याल सर से ज़्यादा ठीक रहेगा। सर छठी वाली बताए कौन सी करनी है, बैंक रेट करनी है या फिर वो करनी अगले है, पेज पे आ जाओ, मैं इंस्टेंट बता रहा कोटा? हूँ तुम्हें। 5 तो हो गई ना, पहले पेज पे 5 हो गई होंगी, सर देखो जरा। 7 कर लेते हैं सही है। क्योंकि लॉन्ग में लिखना होता है और ये इतनी बड़ी हेडिंग्स है नहीं। चलें कर लें इसको। और ये मैंने अभी जो मार्क करवाई है आपको 1 2 3 4 5 करवाई है ना, ये आखिर की 2 कर लें। आखिर की 2 अगले पेज पे आ जाए तो आपके पास इम्पोर्ट कोटा लिखा होगा। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है कोटा, इसका मतलब है हमारे पास
ये जो वर्ड है आपके पास, ठीक है, इसका वर्ड है आपकी, इसका मतलब है आपके पास लिमिट। इसको यहाँ पे अंडरलाइन करें और इसका मतलब लिखें यहाँ पे। इसका मतलब है हमारे पास लिमिट, यानी कि किसी चीज के ऊपर लिमिट लगा होना। लिमिट का मतलब है हमारे पास हद, हद मुकर्रर कर दी, इंपोर्ट के ऊपर हद मुकर्रर कर दी। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं पाकिस्तान में, जैसे कि राइस हो गया। अब राइस तो खैर एक्सपोर्ट में आता है, तो इसकी एग्जांपल यहाँ फिट नहीं बैठेगी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे लैपटॉप्स हो गए, ठीक है। अब लैपटॉप्स के ऊपर ना आपके ऊपर आपको मोनोपोली नहीं दी हुई, तो मुख्तलिफ लोग हैं, एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, बहुत सारे लोग हैं पूरे पाकिस्तान में। हम इनको क्या करते हैं, लिमिट असाइन कर देते हैं कि यार 500 लैपटॉप तुम मंगवा सकते हो, 600 तुम मंगवा सकते हो, 1000 तुम मंगवा सकते हो। ये जो हमने किया है ना, ये लिमिट असाइन करती है। अब कोई भी शख्स जो है, अच्छा इन लोगों के पास, जो लोग मंगवा रहे होते हैं उनके पास लिमिट्स होती हैं, हदें होती हैं, तो लाइसेंस होते हैं। अब ये बंदा मंगवाने के लिए गया, तो इसके ऊपर, इसके लाइसेंस के ऊपर आ गया कि इसने अभी तक 300 मंगवाए, तो इसके पास लिमिट है 500 की, तो 200 और मंगवा सकता है, ये बाकी इसके बाद नहीं मंगवा पाए। तो इसी तरीके से इसके पास भी है और इसी तरीके से इसके पास भी है। अगर आप देखें तो आप आजकल पता होगा कि वो पीटीएम मोबाइल ब्लॉक कर देता है, सिम ब्लॉक कर देता है, तो वो भी जो है ना, वो भी ठीक हमारे है। पास क्या है, लिमिट्स है। यानी एक बंदा आया पाकिस्तान से बाहर से, तो वो जो है वो एक मोबाइल रख सकता है, एक मोबाइल जो है ना वो करवा सकता है, क्या कहते हैं उसे, अनब्लॉक करवा सकता है अपने अनब्लॉक। पासपोर्ट, अपने पासपोर्ट पे एक मोबाइल का आईएमईआई जो है वो असाइन कर सकता है। वो भी क्या है, वो बेसिकली लिमिट असाइन की हुई है कि एक बंदा एक आईएमईआई को अपने पासपोर्ट पे ले सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने करा क्या है, बेसिकली मोबाइल की इंपोर्ट्स को रोका है, ताकि ज्यादातर लोग क्या करें, इंपोर्ट्स अगर करें एक्सेस में, तो ड्यूटी पे करें। तो इसी तरह से अगर आप बाहर से आते हैं और आपके पास पासपोर्ट है, तो आप एक मोबाइल को अपने पासपोर्ट पे ले सकते हैं, फ्री में ऑन करवा सकते हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा के ऊपर जाएंगे तो आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। इसे इंपोर्ट कोटा कहते हैं। तो इस पर लोग रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि यार एक से ज्यादा ना करो, हद से ज्यादा ना निकलो, क्योंकि फिर उसके बाद भारी ड्यूटीज होती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर तुम 2 आईफोन लेकर आए हो 12, एक के ऊपर तुमने 1 लाख रुपए ड्यूटी देनी है और एक तुम्हारा फ्री है, तो तुम कोशिश करोगे कि दूसरे के ऊपर ना तुम ना लेकर आओ, क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए का बड़ा अमाउंट होता है। तो इस तरीके से जो है ना वो इम्पोर्ट कोटा को लगाया जाता है, ताकि लोग जो है वो इम्पोर्ट करने से गुरेज करें, रुक जाएं, ना करें इम्पोर्ट इतना। द लास्ट वन इज ए बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है हमारे पास? बैंक रेट इज द वन एट विच द सेंट्रल बैंक rediscount the bill of exchange presented by the commercial bank. It is the rate fixed by the central bank. For commercial bank, it is the rate increased by the foreign exchange start falling to a higher rate of interest. होता क्या है बेसिकली हमारे पास, ये बात मैं खैर बहुत बार बता भी चुका हूँ तुम्हें, कि सेंट्रल बैंक की हर मुमकिन कोशिश होती है कि वो बैंक रेट जो है आपके पास, वो उसको फ्री छोड़ दे जब इकोनॉमी को बूम करवाना होता है। जैसे कि पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे करने, तो मैंने पहले भी बताया था कि हर किसी को कर्जे देना शुरू कर दो, हर किसी के पास क्रेडिट की फैसिलिटी आ जाए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेसिकली आप हमेशा याद रखिएगा, हालात बेहतर होने का मतलब होता है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाए। अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी आगे जाके सालों में पाकिस्तान के हालात अच्छे हुए और तुम्हें लगा कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो गया और हम ब्रांड्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हमने, तो समझ जाइएगा कि आपके जो कंट्री के हालात है ना, अगर आपको मिलना शुरू हो जाए, ब्रांड्स मिलना शुरू हो जाए, फोन मिलने शुरू हो जाए ब्रांड्स में, आप गाड़ियां बहुत आराम से ले सकते हो, आप कपड़ों में ब्रांड्स पहन रहे हो, आपकी जो है ना वो खिलाई पिलाई अच्छी हो जाए, तो ये सारी चीज़ें अगर अच्छी हो जाए ना, तो आपके पास कहते हैं कि इकोनॉमी अच्छी हो गई है, कंट्री में लोग रहने वाले खुशहाल है। और वो होते तब है जब कंट्री में बैंक रेट कम हो जाता है। बैंक रेट का मतलब कि लोगों को क्रेडिट की फैसिलिटीज अच्छी मिलना शुरू हो जाए, सस्ती मिलना शुरू हो जाए, लोग पैसे लेना चाहते हो, लोग ब्रांड खरीदना चाहते हो, तो उन्हें क्रेडिट पे मिलता हो। यानी आज तो मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा गाड़ी लेने के लिए जाए और अगर वो गाड़ी 50 लाख की है, तो वो उसको ऊपर से बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे अगर वो किस्तों पे लेता है तो। लेकिन अगर यही गाड़ी अगर मिसाल के तौर पे आपके पास 50 लाख की है और अगर आपको कहा जाए कि यार आप 5 साल के लिए ले लें और 50 लाख के आपको फॉर एग्जाम्पल 51 लाख रुपए दे रहे हैं, तो फिर आपको बुरा भी नहीं लगेगा कि यार चलो 5 साल में देने तो मसला नहीं है। तो लोगों का भी क्या है कि अभी उन्होंने 50 लाख 10 लाख रुपए की गाड़ी ली है और उन्हें 5 साल में जो है ना वो 15 लाख रुपए देने हैं, यानी हर साल 1-1 लाख रुपए देना है। तो लोगों को ये बड़ा नाक गवार को होता है कि यार ये क्या, हम इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करें।
तो इसी के ऊपर मैंने तुम्हें कहा कि अगर किसी कंट्री को फ्लोरिश करना होता है, बूम करना होता है, इकोनॉमी को तरक्की करनी होती है, तो उस कंट्री के अंदर जो बैंक रेट होता है उससे वो कम कर देता है। और इस तरह से फिर लोग फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू करते हैं, लोग कारखाने लगाते हैं, लोग कंपनियां स्टैब्लिश करते हैं, मशीनें लगाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और जाहिर है जब प्रोडक्शन हो रही होती है बैंक रेट तो होता ही कम है, और अगर आज इसके साथ और भी दो चार चीज़ें सस्ती कर दें तो आप ही का प्रोडक्ट होता है जो इंटरनेशनल मार्केट में बिक सकता होता है और आप उसे बेचते हैं। तो इसे हम बैंक रेट कहते हैं। ये हमारे पास बैंक रेट कहलाता है कि बैंक रेट कम कर दें तो इससे आपका एक्सचेंज रेट भी कंट्रोल हो जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 17। ठीक है, अब तुमने मैंने पता नहीं कहा हो यार, लेकिन ये एमसीक्यूज कर लो भाई, ये जो एंड में मिल रहे होते हैं तुम्हारे पास हर चैप्टर के एंड में, इसको करते रहा करो। कभी कोई नहीं समझ आ रहा हुआ अगर इसका आंसर इसके एंड में लिखे हुए वैसे तो वो मुझसे पूछ लिया करो। लेकिन ये हर चैप्टर के 17वें चैप्टर में हम और एमसीक्यूज अभी तक कुछ लोगों ने किए नहीं होते। ये जो आपके हमें एमसीक्यूज दिख रहे हैं ये वाले, ये कर लें भाई हर चैप्टर के एंड वाले जो जो हमने सर सॉल्व किए। कोई नहीं समझ आ रहा हो तो मुझे साइन कर दिएगा। बोले सर ये वाले एमसीक्यूज से हो जाएंगे, बाकी एमसीक्यूज का क्या होगा? देखें, बाकी एमसीक्यूज अगर आप ये भी कर लेना तो आपके लिए खासा अच्छा हो जाएगा। लेकिन बाकी एमसीक्यूज के लिए मैंने तुम्हारा लास्ट वाला टेस्ट हुआ है वो जिसके अंदर मैंने चैप्टर नंबर 2, 3, 12 और 13 के एक साथ एमसीक्यूज दिए। नहीं सर। अच्छा चलो, मैं अभी ना वो आपको सेंड कर रहा हूँ ग्रुप पे, वरना मैं बाद में तो भूल ना जाऊँ। मैं अभी आपको ग्रुप पे वो सेंड कर रहा हूँ। आप एक काम करो, वो 2 है उसमें, 3 है उसमें, ठीक है, और उसमें 12 है और 13 है। तो आप ये वो कर लें। उससे क्या होगा कि आपके जितने भी एमसीक्यूज है ना 2, 3, 12 एंड 13 वो भी कवर हो जाएंगे उसमें। बाकी जब तक तुम ठीक। ये वाला करोगे तो मजीद इसके आगे भी हो जाएगा, मिल जाएंगे यानी। मैं ओके उसके सर। तो सेंड कर देता हूँ। सर पेपर्स नवंबर या अक्टूबर में होने का कह रहे हैं क्या? कि यार कोरोना की सूरत हाल बहुत बुरी है, अभी कुछ भी नहीं पता किस वक्त क्या हो जाए। तो अभी हो सकता है पेपर तुम्हारे अक्टूबर नवंबर में होंगे, ज़रूर लेंगे, ज़रूरी है। सेकेंड ईयर वालों के ना एटलीस्ट लेंगे। मुझे जहाँ तक ये है कि मुझे लगता है कि शायद फर्स्ट ईयर कैंसिल हो जाए आपके, लेकिन आपके ज़रूर हो। सर अभी तक तो बीकॉम वालों के भी नहीं हुए जिनके मार्च में हो रहे थे। नहीं, उनके तो खैर उन्होंने कहा है कि ईद के बाद है। तो अगर ईद के बाद दरअसल ये ज़्यादा इसलिए भी डर गए क्योंकि इनके जो पड़ोस में इंडिया है ना, उनकी हालतें देखकर, उनकी सड़कों पे लाशें देखकर ना बहुत सारे पाकिस्तानियों की टांगें काँप रही हैं कि वो इतने हालत में पहुंच गए हैं। तो क्योंकि पड़ोस में ही है तो हमारे साथ अल्लाह ना करे ना ये वाली सूरत हाल ना हो जाए, तो इसलिए ये और ज़्यादा डर रहे हैं, इसलिए उन्होंने और भी ज़्यादा बंद कर दिया। तो खैर केसेस बढ़ भी रहे, तो मे बी पॉसिबल बीकॉम के आफ्टर ईद हो और आपके जो है ना वो टाइमली बेसिस पर ही हो। शायद फर्स्ट ईयर कैंसिल हो जाए लेकिन सेकेंड ईयर तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप लोगों ने जाना है यूनिवर्सिटीज में, और यूनिवर्सिटी में आपको भेजने का ना इनके पास अभी तक कानून में कोई तरीका नहीं, या तो इन्हें कानून अमेंड करना पड़े, वरना अगर अभी की सूरत हाल देखें तो इनके पास कोई तरीका नहीं है कि ये आपको यूनिवर्सिटी में किसी तरीके से भेज पाए। शफकत महमूद का जो बयान सुना था उसमें वो यही कह रहा था कि लास्ट टाइम जब हमने बच्चों को प्रमोट किया तो हमें काफ़ी मुश्किलात हुई थी, तो इस दफ़ा प्रमोट करना नामुमकिन है। इस बार कुछ ना हो कोई भी कि उसका प्रमोट हो जाएगा वो इस बार भी। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इस बार तुम लोगों को सबको पेपर देना ही है, तो तैयारी तुम रखो। अब वो चाहे अक्टूबर में हो, चाहे नवंबर में हो, चाहे दिसंबर में हो, तो कभी भी। सर बंदा मतलब थोड़ा बहुत तो गाइड करता है ना, अब ये बोलते थे कि बाद में होंगे और पढ़ने का दिल नहीं करता। पाकिस्तान है ना, क्या करें। एक क्लियर पॉलिसी होती नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं होती। तुम्हारी पढ़ाई में जितनी इन्होंने बैंड बजाई है शुरू से लेके अब तक, मेरे ख्याल से तीसरी बार तो मैं बंद किया है इन्होंने, जो ऑनलाइन पे आ गए। ऑनलाइन के अलग एक झगड़े, तो अब ऐसे कोई अच्छी चीज़ है नहीं कि तीसरी बार स्टूडेंट्स को उनका माइंड ख़राब हो गया है। काफ़ी लोगों ने तो ये बोल दिया भाई बाहर में जाए, पढ़ना ही नहीं है, आगे आके देखेंगे। तो बहुत सारे लोग तो बेचारे ऐसे भी हो गए, तो सर उन्होंने सारी जाहिर सी राय। बात है, जब जब पढ़ने बैठो तब ये बार बार ये कर देते हैं कि लॉकडाउन लग गया, ये हो गया, वो हो गया, तो पढ़ने का दिल ही नहीं करता फिर। सर अभी यही तो केस चल रहा था कोर्ट में कि मतलब क्लासेस हुई नहीं है, इतना टाइम बच्चों को दिया नहीं है आप लोगों ने, और आप पेपर्स लेने की कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स कह रहे थे कि पेपर कैंसिल करें, जो वकार जका ने भी केस किया हुआ था, पर मना वो कर दिया केस ना हार उसको। गया।
हाँ मना कर दिया क्योंकि कोर्ट स्टूडेंट्स और पेरेंट्स गए ही नहीं थे। कोर्ट ने नहीं कहा नहीं था कि नहीं, ये बात 100 नहीं है। 50 to 100। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल कोर्ट फैसले करते हैं कानून के ऊपर। मैं कह रहा हूँ ना, आपके पास इनके पास कोई कानून नहीं है। इन्होंने लास्ट टाइम आपको प्रमोट किया था तो इन्होंने कानून में अमेंडमेंट की थी कि प्रमोट किया जा सकता है मैं बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को। तो अब वो उनके ऊपर बड़ा बर्डन है क्योंकि 50 लाख स्टूडेंट हैं तकरीबन कुल मिला के। तो वो 50 लाख स्टूडेंट्स को उठा के अगले लेवल पे लेके जाना उनके खुद के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, कानून में अमेंड करना पड़ेगा इन्होंने, या तो कोई नया कानून लेकर आए कि यूनिवर्सिटी में भेजने का कोई और तरीका भी हो सकता है, और वो एक बार हो गया तो फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने लास्ट टाइम भी कानून अमेंड किया था। और आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ अभी कोई कानून नहीं है। आप लोगों को जितने भी यहाँ पर हैं सेकेंड ईयर वाले जो भी इस बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए फिलहाल पेपर देने के अलावा इनके पास और कोई चांस है भी नहीं। तो ये लेंगे जरूर आपके पेपर। और वकार का क्या केस पता इसलिए हार ऑनलाइन गया। पेपर्स ले लें। नहीं, ऑनलाइन नहीं हो सकते। इंटर के तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। सारे चीटिंग करके वहां से सारे। अच्छी बात है ना सर। सर वो तो चले, ये इस वजह से भी नहीं देंगे पेपर भी क्योंकि आप ही कराएंगे ज्यादातर सर? बच्चों के पास फैसिलिटीज नहीं है। और सा यार, लोगों के पास लोग गूगल को नहीं जानते। लोगों को इंटरनेट चलाना नहीं आता, हाँ जूम तो चलाना वो नहीं जो आता, मतलब क्या करें। अंदरूने सिंध वगैरह होंगे, इन लोगों को प्रॉब्लम्स होंगे, इनके पास लैपटॉप नहीं होंगे, इंटरनेट वगैरह, तो वो बच्चे कैसे देंगे पेपर? तो शायद इसी वजह से ये ऑनलाइन नहीं लेंगे। ऑनलाइन नहीं होगा। ऑनलाइन के चक्कर में वो होगा तुम्हारा वैसे ही यार, शिफ्टें बना देंगे, 3 शिफ्ट 2 शिफ्ट, और डेज बांट देंगे। पेपर ए बी सी डी मुख्तलिफ ऑप्शन है इनके पास, बहुत कुछ है। आप शायद पेपर ए दे रहे हो, आपके दोस्त शायद पेपर बी दे रहे हो अलग शिफ्ट में जाके। ऑप्शन है इनके पास। इन्होंने तो मजमा कम करना है, बाकी और कोई मसला नहीं है। अगर हाँ, ये ए बी करके पेपर बनाने लगे तो पेपर तो फिर टफ हो जाएगा। किसी का आसान बनेगा, किसी का मुश्किल बनेगा। पेपर तो वैसे भी टफ होगा। एमसीक्यूज हैं, बच्चों से वही नहीं होंगे। अल्लाह रहम करे। देखते हैं आगे क्या हर होता मदद कर दिएगा हमारी। है। तुम देने के लिए तो जाओ। देखो, इस बार तो इमरान खान का दौर है, सख्ती भी होगी तुम्हारे हाँ हाँ पास। हम जाएंगे। अच्छा, ये मुसफ यार, आखिर की 2 हेडिंग भी है बेटा, आखिर की 2 हेडिंग भी हैं। ये कुल मिला के अब आपके पास 7 हेडिंग्स हो गई होंगी। ठीक है, तो 5 पहले पेज पर है, 2 लास्ट पेज पर है। ठीक है, और मैं आपको रिकनेक्ट करता हूँ क्योंकि जूम का टाइम खत्म हो जाता है 45 मिनट्स के बाद। तो सीजी के ऊपर ना मैं आपको रिकनेक्ट करता हूँ, जरा 5 मिनट हो गए हैं। ठीक है, छोड़े ना सर, क्यों पढ़ा रहे हैं? क्या करें फिर? 5 बस मिनट रुके। ऑफ कर दें क्लास। मैं यार सीजी खत्म कर लो, सीजी भी तुम्हारा पड़ा हुआ है। 5 मिनट रुको, मैं तुम्हें रिकनेक्ट करता हूँ। ओके चलो ठीक है। सर जी, बोले बोले। क्या भाई हुआ सर करेगा? आपकी आवाज बहुत कट रही है भाई, आप रिकॉर्डेड भेजें। रिकॉर्डेड देख लेना तुम दोबारा से। मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया है। सीजी के लिए मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ। रिकनेक्ट हो जाए तो शायद आपकी आवाज़ का मसला हल हो जाए। ठीक है।